आगे जाकर वो बताती है कि वो सिंगल क्यों रही। वो कहती है कि अपने टर्म्स पर जीनी थी मुझे अपनी लाइफ, चाहे दुनिया हमें गालियाँ ही क्यों ना दे। तो सिंगल मदर है, हर रोज़ या कुछ कुछ दिनों में वो अलग अलग पार्टनर्स बदलती रहती है। वन नाइट स्टैंड, फक बड़ी, सेक्स बड़ी वगैरह इस प्रकार की लाइफस्टाइल में वो बिलीव करती है। पार्टनर्स बदलती रहती है। कॉलोनी के लोग परेशान हो चुके हैं उससे। तो माँ कहती है कि कैसी बकवास बातें करने से मोरल ग्रोथ होने वाली है क्या। जो यज्ञ का सीन है एक पौराणिक कथा के ऊपर आधारित, उसको बकवास कहते हैं कि ये बकवास बातें करने से मोरल ग्रोथ होने वाली है क्या। कनिका कहती है कि 16 में ही मेरे 16 सोमवार पूरे हो गए थे, यानी 16 वर्ष की आयु में ही उसने शारीरिक संबंध बना लिया था और इसको वो 16 सोमवार का व्रत बताती है वहाँ पर। फिर वो 30 साल की आयु तक उसने कई सारे मेंढकों को चूमा, ऐसा वो बताती है। उन सारे मेंढकों में एक 55 वर्ष का मेंढक भी होता है। अनिल कपूर ने उस मेंढक का कैरेक्टर प्ले किया है। प्रोफेसर होता है 55 वर्ष का वो, और अभी तक उसको ऑर्गेज़म नहीं हुआ, चरम सुख की प्राप्ति नहीं हुई। और लिबरल्स, वोक्स, एलिट्स, उनके अनुसार ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। आप देख लेना, इस फिल्म का जो लिबरल्स और एलिट्स इसको खराब भी बोल रहे हैं ना, वो इस कारण से खराब नहीं बोल रहे कि इसमें जो टॉपिक उन्होंने उठाया है, जिन बातों को ये फिल्म प्रमोट करती है, उनको वो खराब नहीं कह रहे। उल्टा वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बस इस फिल्म के मेकर्स वो सही से प्रस्तुत नहीं कर पाए। और फिर ये कर करके जब अपने जीवन का जो अमूल्य समय, शरीर, सब कुछ वो कर करके थक जाते हैं ना, तब फिर 25, 26, 27, 30 साल के बाद में उनको एक ऐसा बंदा अपने जीवन में चाहिए होता है जो सभ्य हो, स्टेबल लाइफ हो जिसने अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर फोकस किया हुआ हो। फिर ऐसा कोई बंदा चाहिए होता है उसका जीवन बर्बाद करने के लिए शायद। चलिए, मतलब अपने जीवन का अमूल्य समय तो सेल्फ डिस्कवरी में वो लगा देते हैं, और फिर सेल्फ डिस्कवरी होने के बाद में किसी अच्छे परिवार के सभ्य बंदे का शायद जीवन बर्बाद करना होता है उनको। चलिए, है तो पुरुष वो बायोलॉजिकली, पर वो जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा जो वेस्ट को बर्बाद कर रहा है आज, उसे भी इस फिल्म के मेकर्स ने प्रमोट किया है। वासनांध जीवन पद्धति जियोगे तो आप देश के लिए छोड़िए, समाज के लिए कुछ करना छोड़िए, परिवार के लिए कुछ करना छोड़िए, आप खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप खुद के भी काम के नहीं रहेंगे। फिर आगे जाकर के भय, शोक, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन बातों से परेशान होकर अपना ही जीवन बर्बाद कर लोगे। और फिर स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्मैश पेट्रियार्की के नारे सुनकर उनको भी प्रेरणा मिलती है, और वो खड़े होकर एक बच्ची कहती कि मैं अब ब्रा नहीं पहनूंगी, दूसरी बच्ची कहती कि मैं अब आईब्रो नहीं करूंगी, एक और बच्चा कहता है कि मैं वजन कम नहीं करूंगा, एक और बच्ची उठकर कहती है कि मैं पेरीपौना नहीं करूंगी, मतलब मैं अपने घर के बड़ों के, बुजुर्गों के पाँव नहीं पड़ूंगी, छूंगी। और भी ऐसे कुछ नारे बच्चों को लगाते हुए वहां पर दिखाया है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस हफ्ते 6 अक्टूबर को मिशन रानीगंज और दोनों के साथ में बॉलीवुड की थैंक यू फॉर कमिंग भी थिएटर में रिलीज हुई है। अनिल कपूर और एकता कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया है। करण बुलानी इसके डायरेक्टर है और फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे की है। देखिए, पिछले 2 दिनों में आप में से बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आए थे कि मैं इसका रोस्ट करते हुए रिव्यू करूं। हाँ, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में 1-2 फिल्मों के साथ मैंने ऐसा किया था, वोक बनकर रिव्यू किया था, और 4-5 वर्ष पहले तो ऐसे बहुत कई सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ऐसे हंसी मजाक करते हुए रिव्यू करना। और मैं भी कल जब थिएटर में जा रहा था थैंक यू फॉर कमिंग देखने के लिए, तो मैं अंदर से यही सोच कर गया था कि भाई मस्त से ऐसे हंसी मजाक करते हुए मैं इसका रिव्यू करूँगा। पर सच कहूँ दोस्तों, जब मैं थिएटर से बाहर आया ये फिल्म देखकर, मैंने बहुत प्रयास किया उस प्रकार से सोचने का कि चलो यार, थोड़ा सा तंज कसते हुए, सार्केस्टिक वे में, वोक बनकर मैं इसका रिव्यू करूँ, मजाक उड़ाऊँ इसका कुछ। पर सच कहूँ, अंदर से ऐसा कुछ निकला ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा था, ऐसा सूझ ही नहीं रहा था कुछ। क्यों पता है? क्योंकि मुझे सच में अंदर से इस फिल्म पर, इस फिल्म के मेकर्स पर, एक्टर्स वगैरह जो भी है, उन पर अंदर से दया आ रही थी सच में, कि किस हद तक ये अंदर से खोखले हो चुके हैं, परेशान है, दुखी है, चिंतित है, और उनका वो खोखलापन स्पष्ट रूप से इस फिल्म के माध्यम से दिख रहा था। ये ऐसा नहीं कि कुछ लोग बस पैसों के लिए इस प्रकार का कंटेंट बना रहे हैं। अगर ऐसा किसी को लगता हो तो ना, उस भ्रम से बाहर निकलिए। ये सीरियसली जो ऐसी कहानियाँ लिखते हैं या इसमें एक्ट करने के लिए भी जो रेडी होते हैं, वो सीरियसली इस लाइफस्टाइल को सही मानते हैं, और उसको सही मानकर उन्हें लग रहा है कि वो कुछ बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, समाज में क्रांति ला रहे हैं, और इस कारण से उन्हें इस कंटेंट को प्रमोट करना है।
उस कारण से वो ऐसे डायलॉग्स कहानियाँ सूझेंगी कैसे भाई ऐसे? किसी को लगता हो कि ये पैसे के लिए बनाया जा रहा है कंटेंट, तो ना, कौन पूछ रहा है ऐसे कंटेंट को? कौन पूछ रहा है? लोग तो लगातार ऐसे कंटेंट को एक के बाद एक रिजेक्ट किए जा रहे हैं। OTT पर भी जो ऐसा कंटेंट रिलीज होता है उसके बारे में सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस आप देख लीजिए। लोग तो परेशान हो चुके हैं ऐसे कंटेंट से, पर फिर भी ये बनाया जा रहा है क्योंकि जो अंदर से खुद इतने परेशान है, दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, खोखले हो चुके हैं इस प्रकार की वासनांध लाइफस्टाइल के कारण, फिर वो अपनी इस जीवन पद्धति को दूसरों पर थोपना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि नहीं यार, हम ऐसा करके कुछ रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं और हमको समाज को बदलना है। जो अंदर से परेशान होते हैं उन्हें सब जगह बस परेशानी ही परेशानी दिखाई देती है। फिर उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम रीति रिवाजों में है, प्रॉब्लम समाज में है, प्रॉब्लम पेरेंट्स में है, प्रॉब्लम बुजुर्गों में है, प्रॉब्लम सिस्टम में है, प्रॉब्लम फैमिली सिस्टम में है, प्रॉब्लम शादी में है। खुद उस वासनांध जीवन पद्धति से अपने जीवन को ही उन्होंने प्रॉब्लम बना लिया होता है, पर अंदर झांक कर अपनी गलती ढूंढना वो कभी सीखे ही नहीं होते। क्योंकि हमें तो अपने मन के अनुसार जीवन जीना है ना, इस कारण से इधर उधर प्रॉब्लम खोजते रहते हैं और फिर कहानियां भी वैसे ही लिखते हैं। उन्हें लगता है कि जहाँ यहाँ 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 वहाँ प्रॉब्लम है, सबके नाम से छाती कूटेंगे और फिर सबको उखाड़ फेंकना है इनको, और वही उनकी कहानियों में से दिखता भी। और इस कारण से मुझे दया आ रही थी सच में इस फिल्म के मेकर्स पर, और ये मैं मजाक में बिल्कुल भी नहीं कह रहा, सच में अंदर से दया आ रही थी। गुस्सा किन पर आता है पता है? मुझे इस फिल्म के मेकर्स पर गुस्सा नहीं आ रहा था, दया आ रही थी। गुस्सा किन पर आता है पता है? गुस्सा अक्षय कुमार जैसों पर आता है, जो OMG 2 जैसी फिल्में बनाते हैं। कुछ फर्क नहीं है OMG 2 में और इस फिल्म में, कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं है। उल्टा OMG 2 इससे करोड़ गुना ज्यादा घिनौनी और सड़ी हुई मानसिकता की फिल्म कहूंगा मैं OMG 2 को। इससे 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना। कम से कम ये जेन्युइन है, कम से कम ये ईमानदार है अपने विचारों के प्रति कि हाँ, हम इस घिनौनी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं। भले ही वो गलत है, सही, वो गलत है ही, वो जिस विचार लाइफस्टाइल को प्रमोट करे, पर कम से कम वो जैसे अंदर वैसे दिखते तो है। कम से कम ढोंग और दिखावा तो नहीं करते OMG 2 जैसी फिल्में बनाकर। वहाँ यही किया गया। सेक्स एजुकेशन का अर्थ किसी को अगर लगता हो कि बायोलॉजी की क्लास होगी, तो वो दिमाग से पहली बात तो निकाल दीजिए। तो प्रमोट इसी फूहड़ता को करना है, इसी उच्छृंखलता को करना है, पर वहाँ पर शिवजी का आधार लेकर वो सब गंदगी फैलाई गई थी OMG 2 में। तो गुस्सा उस पर आता है। इस फिल्म के मेकर्स पर गुस्सा नहीं आ रहा था, दया आ रही थी। उनकी वो जीवन, वो किस प्रकार से परेशान है, खोखले हो चुके हैं अंदर से, और छोटे से सुख के लिए किस प्रकार से इधर उधर भाग रहे हैं। इसके साथ सोऊं, उसके साथ सोऊं, उसके साथ सोऊं, कहीं से तो सुख मिल जाए। सुख बाहर खोजते खोजते खुद अंदर से खोखले हो जाते हैं और फिर दूसरों को भी उसी मार्ग पर लगाना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें समाज ने कुछ ताने मारे, हमें पेरेंट्स ने कुछ बोला, ये रीति रिवाज परंपरा ऐसे हैं, इस कारण से हम दुखी है। तो दूसरों को हम कुछ अच्छा जीवन देंगे, इस रीति रिवाज, समाज, परंपराएं, फैमिली सिस्टम, इसको सबको हम उखाड़ फेंकेंगे तो दूसरों को शायद सुख मिलेगा। और वो ये भूल जाते हैं कि वो उन्होंने जो मार्ग चुना उसमें दुख, चिंता, परेशानी, भय, शोक, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि ट्रेलर से आपको पता चलेगा होगा, भूमि पेडनेकर का जो कैरेक्टर है वो 30 साल की हो गई, पर अभी तक उसको चरम सुख की प्राप्ति नहीं हुई है काम वासना में। शारीरिक संबंध उसने कईयों के साथ बनाए हैं, पर अभी तक चरम सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। बचपन में वो एक कोई चल रही होती है कुछ स्टेज प्ले स्कूल में, एक पौराणिक कथा के ऊपर नाट्य की प्रस्तुति कर रहे होते हैं बच्चे स्टेज पर, अलग अलग पात्र बच्चे प्ले कर रहे हैं। एक ऋषि है जो यज्ञ करवा रहे होते हैं संतानोत्पत्ति के लिए, सामने राजा रानी बैठे हुए हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद में ऋषि राजा को एक फल देते हुए कहते हैं कि इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो भूमि पेडनेकर जो बच्ची होती है उस समय, तो वो वहाँ पर सबके सामने कहती है कि नहीं नहीं, इससे थोड़ी ना बच्चे होते हैं, बच्चे तो सेक्स करने से होते हैं। तो देखिए वो बच्ची कितनी लॉजिकल बात कर रही है, और हिंदू शास्त्रों में कैसी ढकोसला और ऐसी अंधविश्वास वाली बातें कही होती है, ये उसके माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। इसके बाद में स्कूल का मैनेजमेंट परेशान हो जाता है, तो भूमि पेडनेकर की माँ को, उस पात्र की माँ को बुलाते हैं कि भाई तुम्हारी बच्ची को तो सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी, ऐसी बातें करेंगे तो मोरल ग्रोथ कैसे होगी उनकी, वो आदर्शवान कैसे बनेंगे। तो भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर की जो माँ है उसको सिंगल मदर दिखाया है, उसको शादी नहीं करनी थी, अपने टर्म्स पर उसको लाइफ जीनी थी। आगे जाकर वो बताती है कि वो सिंगल क्यों रही। वो कहती है कि अपने टर्म्स पर जीनी थी मुझे अपनी लाइफ, चाहे दुनिया हमें गालियाँ ही क्यों ना दे। तो सिंगल मदर है,
हर रोज़ या कुछ कुछ दिनों में वो अलग अलग पार्टनर्स बदलती रहती है। वन नाइट स्टैंड, फक बडी, सेक्स बडी वगैरह इस प्रकार की लाइफस्टाइल में वो बिलीव करती है। पार्टनर्स बदलती रहती है। कॉलोनी के लोग परेशान हो चुके हैं उससे, पर फिर भी वो अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदल रही। तो उस माँ को बुलाया जाता है। तो माँ कहती है कि कैसी बकवास बातें करने से मोरल ग्रोथ होने वाली है क्या? जो यज्ञ का सीन है एक पौराणिक कथा के ऊपर आधारित, उसको बकवास कहते हैं कि ये बकवास बातें करने से मोरल ग्रोथ होने वाली है क्या? देखिए, मंत्रोच्चारण करते हुए, आहुति देते हुए जो यज्ञ किया जाता है, उसके पीछे बहुत सारे जो मंत्र शक्ति की जो महिमा है, उसको कोई छोटी बात नहीं है। मंत्रोच्चारण करने से शरीर के विशिष्ट अंगों पर, सूक्ष्म शरीर पर, कारण शरीर पर क्या परिणाम होते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं ना, उसके परिणाम हमारे सूक्ष्म शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, इवन बाह्य इंद्रियों पर भी उसके परिणाम होते हैं। हम किसी को गाली भी देते हैं ना, तो उसके भी परिणाम उसके मन पर, अंदर से गुस्सा आना, केमिकल्स कुछ ऐसे बनते हैं कि हम क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन स्वभाव बन जाता है। तो एक गाली का भी इतना असर शरीर पर पड़ता है। तो जब हम किसी शुद्ध भाव के साथ में मंत्रोच्चारण करते हैं, उसको बार बार लगातार एक ही मंत्र का उच्चारण जब किया जाता है, तो जैसे जनरेटर से बिजली बनती है ना, वैसे ही उस मंत्रोच्चारण की बीज मंत्रों का जो उसमें उपयोग होता है, उससे उसका प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर, कारण शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर पड़ता है। भावों की शुद्धि होती है। पर चलिए वो एक अलग बात है, वो ये यहाँ पर इस फिल्म के मेकर्स को समझा के कोई बात, उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, उनको मतलब जो पौराणिक कथाओं को बकवास वगैरह कहना था, जो भी उनको भड़ास निकालनी थी उस सीन के माध्यम से, वो इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर वगैरह उन्होंने निकाल दी वहाँ पर। अब इसके बाद में जो भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर है, ट्रेलर में भी आपने उसको ये बोलते हुए सुना होगा कि दुनिया का कोई भी कोना हो, लड़कियों को फेरी टेल सुनाई जाती है। मेंढक, राजकुमार आदि की फेरी टेल वगैरह, कि मेंढक को चुमती है, फिर वो राजकुमार बन जाता है, फिर उनकी शादी होती है। ऐसा दुनिया के किसी कोने में, भाई भारत में तो ऐसी फेरी टेल्स मैंने नहीं सुना कि कभी सुनाई जाती हो। हमारे देश में पंचतंत्र की कहानियाँ देख लीजिए, या हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में भी बहुत सारी महान वीरांगनाओं की कथाएं हमें सुनने को मिलती है। विदुषियों की कथाएं सुनने को मिलती है। ऋषिकाओं की कथाएं सुनने को मिलती है, जिन्होंने वेदों के मंत्रों की तक रचना की हुई है। चाहे वो गार्गी हो, लोपामुद्रा हो, अदिति हो, अनुसुईया हो, ऐसी कई सारी महान विदुषियों के, ऋषिकाओं की कथाओं से हमारे शास्त्र भरे हुए हैं। तो ये दुनिया के किस कोने में रहते हैं इस फिल्म के मेकर्स की पता नहीं। हाँ, क्योंकि भारतीय तो कम से कम इस फिल्म के मेकर्स लग नहीं रहे, जिस प्रकार के डायलॉग्स इन्होंने लिखे हैं। चलिए, तो इस फिल्म के मेकर्स ने शायद ऐसी फेरी टेल सुनी हुई होंगी, वेस्टर्न हॉलीवुड की कहानियाँ सुनकर ही शायद वो बड़े हुए होंगे। तो अब इसके बाद में जो ये मेंढक राजकुमार की कहानियाँ सुनी हुई थी ना भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर में, जिसका नाम कनिका कपूर है, तो ये कनिका अभी मेंढकों की खोज में निकल पड़ती है। मेंढकों की R&D उसने बचपन में ही शुरू कर दी थी। फिर आगे जाकर भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर कनिका कहती है कि 16 में ही मेरे 16 सोमवार पूरे हो गए थे, यानी 16 वर्ष की आयु में ही उसने शारीरिक संबंध बना लिया था, और इसको वो 16 सोमवार का व्रत बताती है वहाँ पर। इसके बाद में फिर वो कहती है कि भाई 30 वर्ष की आयु तक कई सारे अलग अलग मेंढकों को चूम कर मैं थक गई थी, पर फिर भी मुझे ऑर्गेज़म नहीं हुआ। शारीरिक संबंध बनाते हुए मुझे चरम सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जो देखिए विरेदी वेडिंग के समय कई सारे इस बॉलीवुड के अलग अलग सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ वगैरह सामने आकर कह रहे थे कि भाई देखो कितनी बड़ी भयानक त्रासदी आ गई है इस दुनिया में कि 70% महिलाओं को भारत में ऑर्गेज़म ही नहीं होता, चरम सुख की प्राप्ति ही नहीं होती शारीरिक संबंध बनाते समय। ये इनकी जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, और उसी समस्या के ऊपर फिर उन्होंने एक पूरी फिल्म भी बना दी। जो बात अभी काजोल ने भी कुछ दिन पहले कही थी, यही सेम बात, ऑर्गेज़म नहीं होता। और फिर वो 30 साल की आयु तक उसने कई सारे मेंढकों को चूमा, ऐसा वो बताती है। उन सारे मेंढकों में एक 55 वर्ष का मेंढक भी होता है। अनिल कपूर ने उस मेंढक का कैरेक्टर प्ले किया है। प्रोफेसर होता है 55 वर्ष का वो, उसके साथ भी उसने शारीरिक संबंध बनाए हुए होते हैं। अब इतने सारे मेंढकों को चूमा है, उनके साथ सेक्स किया है, तो उसमें 55 वर्ष के लोगों तक उसने सबको चूम कर उनके साथ सेक्स कर करके वो थक गई, पर अभी तक उसको ऑर्गेज़म नहीं हुआ, चरम सुख की प्राप्ति नहीं हुई। और लिबरल्स, वोक्स, एलिट्स, उनके अनुसार ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। आप देख लेना, इस फिल्म का जो लिबरल्स और एलिट्स इसको खराब भी बोल रहे हैं ना, वो इस कारण से खराब नहीं बोल रहे कि इसमें जो टॉपिक उन्होंने उठाया है, जिन बातों को ये फिल्म प्रमोट करती है, उनको वो खराब नहीं कह रहे। उल्टा वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बस इस फिल्म के मेकर्स वो सही से प्रस्तुत नहीं कर पाए। मतलब आप वासनांध जीवन पद्धति
जियो और वो जी कर अपना जीवन बर्बाद कर लो, वो सही है। बस उसको सही से प्रेजेंट करके वो अच्छे से दर्शकों को वो कन्विंस कर सके इस लाइफस्टाइल को जीने के लिए, वैसे प्रस्तुत करो। ये फिल्म सही से कन्विंस नहीं कर पाती। ये लिबरल्स की, एलिट्स की, वोक्स की प्रॉब्लम है। देख लेना आप एलिट क्रिटिक वगैरह उनका रिव्यू जाकर, ये उनकी समस्या है। तो अब ऐसी कनिका कपूर, भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर, जो 30 वर्षों तक कई सारे मेंढकों को चूम चूम कर थक गई है, वो 30 वर्षों के बाद में उसे लगता है कि नहीं भाई, अब तो मुझको सेटल होना है। और सेटल होने के लिए वो किसको चुनती है? एक जीवन नाम के बंदे को, लड़के को, जो बड़ा ही भोला भाला जिसे दिखाया है, सभ्य है बहुत, सबके साथ में आदर सम्मान के साथ में बात करता है, उसका अपना बिजनेस है, सक्सेसफुल है, अच्छे परिवार से है, उसको ये शादी करने के लिए चुनती है। अब देखिए, इस पर तो मैंने कई बार ये बात हमारे चैनल पर की हुई है, अलग से वीडियो भी मैंने 5 वर्ष पहले बनाया था कि ये जो तथाकथित फेमिनिस्ट या लिबरल्स, वोक्स वगैरह जो होते हैं ना, ये अपने युवावस्था में, हाँ, जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है ना, उस समय ये कहते हैं कि भाई हमें तो अपने जीवन को एक्सप्लोर करना है, हमें तो जीवन वो क्या डिस्कवर करना, सेल्फ डिस्कवरी वगैरह जिसको ये कहते हैं, हाँ, वो हमको करना है। और ये सेल्फ डिस्कवरी या एक्सप्लोर करना जीवन को, इसका अर्थ क्या होता है कि भाई हमको सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए, सेक्स करने की आज़ादी चाहिए, वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, ये सब हमको करना है। और फिर ये कर करके जब अपने जीवन का जो अमूल्य समय, शरीर, सब कुछ वो कर करके थक जाते हैं ना, तब फिर 25, 26, 27, 30 साल के बाद में उनको एक ऐसा बंदा अपने जीवन में चाहिए होता है जो सभ्य हो, स्टेबल लाइफ हो जिसकी, जिसने अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर फोकस किया हुआ हो। फिर ऐसा कोई बंदा चाहिए होता है उसका जीवन बर्बाद करने के लिए शायद। चलिए, मतलब अपने जीवन का अमूल्य समय तो सेल्फ डिस्कवरी में वो लगा देते हैं, और फिर सेल्फ डिस्कवरी होने के बाद में किसी अच्छे परिवार के सभ्य बंदे का शायद जीवन बर्बाद करना होता है उनको। चलिए, तो यहाँ पर वो जीवन को चुनती है, और जीवन तो भोला भाला, हालांकि इतना भी महामूर्ख वो कैसे था पता नहीं कि वो निर्णय ले लेता है कनिका कपूर के साथ में शादी करने का। पर चलिए, दिखाया है उसको, पता नहीं उसका भी ऊपर का माला खाली था या क्या था, पता नहीं। चलो, जो भी है, उन दोनों की सगाई हो जाती है, जीवन और कनिका कपूर की। अब सगाई होने के दूसरे दिन रात को बहुत बड़ा फंक्शन वगैरह होता है, सब ड्रिंक वगैरह करते हैं, और दूसरे दिन सुबह कनिका कपूर जब उठती है अपने बेड पर, तब उसको अंदर से फील होता है कि हाँ भाई, मुझको चरम सुख की प्राप्ति होगी, ऑर्गेज्म हो गया मुझे रात को। मतलब ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया पता नहीं, होता होगा लिबरल्स, एलिट्स, वोक्स की कुछ साइंटिफिक स्टडीज कहती होंगी ऐसा। तो सुबह उठती और उसको पता चलता है कि भाई हाँ, मुझे रात को चरम सुख की प्राप्ति हो गई। पर उसको ये याद ही नहीं होता कि भाई ये चरम सुख उसको दिया किसने है, किसके साथ वो रात को सोई, ये भी उसको याद नहीं होता। और फिर वो खोजने के लिए निकलती कि भाई किसने दिया था मुझे चरम सुख। और फिर एंडिंग तक वो सस्पेंस उन्होंने बना करके रखा है सेकंड हाफ में। अब जिनको सस्पेंस नहीं जानना है वो यहाँ पर वीडियो बंद कर सकते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अलग अलग उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, मेल फ्रेंड्स, उनको वो जा कर के पूछती है कि भाई क्या तुम थे, क्या तुम थे, क्या तुम थे। 55 वर्ष के प्रोफेसर को भी पूछती है तो वो भी नहीं था। एक और उसका फ्रेंड होता है, वो तो है तो पुरुष वो बायोलॉजिकली, पर वो जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा जो वेस्ट को बर्बाद कर रहा है आज, उसे भी इस फिल्म के मेकर्स ने प्रमोट किया है। मतलब भारत के युवाओं को जब तक बॉलीवुड बर्बाद नहीं कर देगा तब तक वो रुकने वाले नहीं हैं, उनको बर्बाद करके ही रहना है भारत के युवाओं को। तो उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर फिल्में की हुई थी। तो वो जो लड़का है जो बायोलॉजिकली मेल है, वो तय करता है कि नहीं भाई, अब तो मैं फीमेल हूँ। और फिर वो जो भी ड्रैग क्वीन वगैरह वो बनती है, लड़कियों के कपड़े पहनकर परी हूँ मैं, इस प्रकार का डांस वो करती है। तो वो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा को भी यहाँ पर उन्होंने प्रमोट किया है, ताकि देश के युवाओं को बर्बाद किया जा सके, भारत के भविष्य को बर्बाद किया जा सके। तो वो भी लड़का नहीं होता, क्योंकि वो तो भाई लड़की बन गया है। तो फिर वो खोजते खोजते एंडिंग में उसको पता चलता है कि भाई उसने तो मास्टरबेट किया था, हस्तमैथुन किया था, उसके हाथ नहीं उसको ये चरम सुख दिया था। 30 वर्षों तक उसने इतने सारे मेंढकों को चूमा, पर अभी तक उसको ये भी शायद नहीं पता होगा, या जो भी है हस्तमैथुन से उसको सुख मिला था। फिर वो जीवन से शादी वगैरह नहीं करती, और अपने हाथ के साथ में ही वो सेल्फ लव, इसको लेकर भी वो जो 60 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज करके रखा है ना लिबरल्स ने,
उसमें इसके लिए भी एक अलग से टर्म उन्होंने रखा है, मैं याद नहीं रखता वो 60 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कौन याद रखेगा, पर ये भी उसके लिए एक अलग से टर्म है। वो अपने हाथ के साथ में ही फिर वो खुश रहती है। हालांकि कनिका कपूर, उसका करियर, उसका जॉब, वो सब बातें क्या मैटर रखती है भाई, बस सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए, उससे सब कुछ हो जाता है। और उसकी माँ को तो वो सिंगल मदर उसको दिखाया ही है। और इन सब बातों को जस्टिफाई करने के लिए एक ही उनके पास में होता है, पेट्रियार्की के नाम से छाती कूट लो, फिर उसकी आड़ में हम सब कुछ इन बातों को प्रमोट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि भाई दुनिया में पेट्रियार्की की तो हमको ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है। और फिल्म के एंडिंग में फिर वो एक सो कॉल्ड सोशल मैसेज देने के नाम पर दर्शकों को इमोशनल ब्लैकमेल उन्होंने करने का प्रयास किया है। और फिर स्टेज पर जाकर भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर सभी बच्चों के सामने स्मैश पेट्रियार्की के नारे लगाती है और ये बताती है बच्चों को कि जहाँ शर्म और गिल्ट है ना, वहाँ खुशी आ ही नहीं सकती। मतलब निर्लज्ज हो जाओ, बेशर्म हो जाओ और जो मन में आए वो करो। इसके मतलब हम देख रहे हैं वेस्ट में तो भाई क्या वो फ्री द निपल मूवमेंट भी चलती है, टॉपलेस होकर लड़कियां सड़कों पर निकलती है, और बाकी जो ये प्राइड मार्च वगैरह इनके निकलते हैं, ये तो उसके वीडियोस वगैरह आप देख ही रहे होंगे। निर्लज्ज हो जाओ। पेरेंट्स, समाज, ये सब कौन होते हैं हमें कुछ बताने वाले, कहने वाले? लोग क्या कहते हैं उससे हमें क्या लेने देना, वो तो भाड़ में जाए। कल को सूरज बरजात्ती जी के बेटे की फिल्म का भी जब मैंने रिव्यू किया था दोनों का, उसमें भी तो यही कह रहे हैं ना। हालांकि उसमें बस एक्सट्रीम नहीं गए हैं थैंक यू फॉर कमिंग की तरह, पर उद्देश्य तो वही था कि हम खुलकर खुले में किस करेंगे एक दूसरे को, या जो भी वो आगे भी शायद वो दिखाने के लिए किस दिखाया, पर कहने का मुख्य उद्देश्य तो यही था ना, जो बात थैंक यू फॉर कमिंग प्रमोट कर रही है। तो मुझे थैंक यू फॉर कमिंग की अपेक्षा ऐसे सूरज बरजात्ती की बेटे की जो फिल्म थी दोनों, वो ज़्यादा डेंजरस लगते हैं, क्योंकि प्रमोट वही थॉट प्रोसेस वो करते हैं कि पेरेंट्स जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में, बुजुर्ग जाए भाड़ में, हमें अच्छी बातें कहने वाले जाए भाड़ में, हम अपने मन के अनुसार जिएंगे। जैसा कि उसकी माँ ने, भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर की माँ कहती है ना कि मुझे अपने टर्म्स पर जीवन जीना था, लाइफ जीनी थी, फिर दुनिया चाहे हमें गालियाँ ही क्यों ना दे। हाँ, ये लिबरल्स की उनकी विचारधारा का बेस है। दुनिया जाए भाड़ में, वो हमें गालियाँ दे तो दे, हमें अपने टर्म्स पर लाइफ जीनी। टर्म्स मतलब सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए, सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए, कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या होती है परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, ये बातें क्या मायने रखती। कर्तव्यों की बात मत करो, अधिकार चाहिए हमको सेक्सुअल फ्रीडम के। बस अधिकारों के पीछे भाग भाग कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। देखिए, जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं और वो कभी बदलते नहीं है और ना ही कभी बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहली बात तो, अगर आप सुख बाहर खोज रहे हैं कि भाई ये मिल जाए तब सुखी हो जाऊंगा, ये इसके साथ सो जाऊं तब सुखी हो जाऊंगा, ये खाने को मिल जाए, ये खाता रहूंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, या यहाँ चला जाऊंगा तब सुखी हो जाऊंगा, या ये परिस्थिति बदल दूंगा तब सुखी हो जाऊंगा, या मैं अपना जेंडर चेंज कर लूंगा तब सुखी हो जाऊंगा, इस प्रकार से बाहर अगर आप सुख खोज रहे हैं तो भाई ऐसे सुख की खोज की दौड़ आपको थका देगी। आपको चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सुख की खोज की दौड़ आपको देगी कि बाहर आप दौड़ रहे हैं, बाहर कुछ चीज़ खोज रहे हैं, और बाहर की परिस्थितियाँ कभी भी एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। मेरे गुरुदेव सत्संग में कहते थे कि जो हम चाहते हैं वो सब होता नहीं है, बराबर ना जी। हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी होती है, पर सब कुछ तो वो पूरी नहीं होती, और जो बातें होती है जीवन में वो सब तो हमें भाती नहीं है, सब पसंद नहीं आती, और जो पसंद आती है वो टिकती नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है। तो बाहर सुख खोजने की दौड़ हमें थका देगी, परेशान कर देगी। आज हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वर्तमान में अगर हम सुखी होना नहीं सीखा हमने, तो बाहर की परिस्थितियाँ बदलने से सुख कभी भी नहीं मिलने वाला। और लिबरल्स और वोक्स अपनी इस घिनौनी लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करने के लिए जो बात हमेशा कहते हैं ना, जो बच्चों को हमेशा वो बताते हैं कि भाई 4 दिन की जिंदगी है, कल किसने देखा है, जो मन में आए वो करो, खाओ पियो ऐश करो। ये जो पश्चिमी विचारधारा है, भौतिकतावादी, बस भौतिकता के पीछे, बाहर की चीज़ों के पीछे भागते जाओ, बाहर सुख खोजते जाओ, दौड़ते जाओ, ये जीवन पद्धति, ये लाइफस्टाइल किसी भी मनुष्य को पतन की खाई में लेकर के जाती है। क्योंकि जीवन को अगर आपको उन्नत करना है, आप अगर एक सुखी, स्वस्थ, सम्मानित जीवन चाहते हैं, तो उसका एकमात्र मार्ग है, और वो है संयम। आप अपने जीवन को, मन की वृत्तियों को संयमित करें। वासनांध जीवन पद्धति जियोगे तो आप देश के लिए छोड़िए, समाज के लिए कुछ करना छोड़िए, परिवार के लिए कुछ करना छोड़िए,
आप खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप खुद के भी काम के नहीं रहेंगे। फिर आगे जा कर के भय, शोक, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन बातों से परेशान होकर अपना ही जीवन बर्बाद कर लोगे। कहाँ तो एक मनुष्य अपने जीवन को संयमित करके, मेहनत परिश्रम करके, वो व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं तो अपने परिवार के भी काम में आ सकता है, समाज के भी काम में आ सकता है, देश के भी काम में आ सकता है। पर उसके लिए जीवन में संयम की आवश्यकता होती है। जो हमेशा मैं अपने गुरुदेव के सत्संग की बात बताता हूँ ना, कि एक नदी जब अपने बांध से जुड़ी हुई होती है ना, तभी तक वो अपने किनारे पर जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी होते हैं, उनको वो और ज़्यादा हरा भरा करते हुए जाती है, उन सबका भरण पोषण करते हुए वो जाती है। पर जब वो नदी बांध तोड़ देती है, गाँव के गाँव नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं जब बाढ़ आती है। तो किसी भी जीव, कोई भी व्यक्ति अगर उसको अपने आप को उन्नत करना है, ऊपर उठना है जहाँ पर वो है, तो अपने आप को संयमित करके, मन के विचारों को संयमित करके, वासनाओं को संयमित करके, मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम करते रहना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, यही एकमात्र मार्ग है जीवन में उन्नत होने का, आगे बढ़ने का। पर लिबरल्स और वोक्स के अनुसार तो बस भोग वासनाओं के पीछे भागते जाओ। और समाज के गरीब, किसान, मजदूर, जो समाज का गरीब वर्ग है ना, उनको भी ये बताते हैं कि तुम्हें जीवन में उन्नत होना है तो अपने सेठ को, अपने मालिक को, अपने मिल मालिक को, या जो अमीर है उनको लूटो, मारो, काटो, उनकी संपत्ति को छीन लो, तब तुम सुखी होगे। क्योंकि कर्म का सिद्धांत, इसमें लिबरल्स, वोक्स, फेमिनिस्ट, कम्युनिस्ट ये कभी भी विश्वास नहीं करते। लिबरल्स, हाँ, आपके पास अगर साधन संपत्ति है तो बस भोग वासना में डूब जाओ, और अगर आप गरीब, किसान, मजदूर हो तो फिर बस लूटो, मारो, काटो। चलिए, बात करने के लिए तो ये बहुत सारी बातें हैं। और हाँ, एक बात बतानी रहेगी, फिल्म के एंडिंग में इस फिल्म के मेकर्स ने इन सारी बातों को जस्टिफाई करने के लिए, इस घिनौनी लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करने के लिए, फिल्म के एंडिंग में दर्शकों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास किया है, जैसा कि हमेशा से ही लिबरल्स और वोक्स करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की लाइफस्टाइल को वो प्रमोट करते हैं, उसको डायरेक्टली करेंगे तो भाई कोई एग्री नहीं करेगा ना। इस कारण से फिर इस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल करना या बाहर से दिखावा करना, सोशल मैसेज देने का, ये बातें करनी पड़ती है। फिर फिल्म के एंडिंग में भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर स्कूल में बच्चों के सामने स्टेज पर जाता है, वहाँ पर स्मैश पेट्रियार्की के नारे लगाता है और ये बताता है बच्चों को कि भाई जहाँ शर्म और गिल्ट होती है वहाँ पर खुशी आ ही नहीं सकती, मतलब निर्लज्ज होकर जो मन में आए वो करो। ये इस फिल्म की बेसिक थीम भी थी। और फिर स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्मैश पेट्रियार्की के नारे सुनकर उनको भी प्रेरणा मिलती है, और वो खड़े होकर, एक बच्ची कहती कि मैं अब ब्रा नहीं पहनूंगी, दूसरी बच्ची कहती कि मैं अब आईब्रो नहीं करूंगी, एक और बच्चा कहता है कि मैं वज़न कम नहीं करूंगा, एक और बच्ची उठकर कहती है कि मैं पेरीपौना नहीं करूंगी, मतलब मैं अपने घर के बड़ों के, बुजुर्गों के पाँव नहीं पड़ूंगी, छूंगी। और भी ऐसे कुछ नारे बच्चों को लगाते हुए वहाँ पर दिखाया है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, लिबरल्स, वोक्स, एलिट्स, उनको इन बातों से प्रॉब्लम नहीं है जो ये फिल्म कहने का या बताने का प्रयास करते हैं। उनको प्रॉब्लम ये है कि सही तरीके से इन बातों को उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। वो चाहते हैं कि बच्चे ये सोचे कि ये बहुत सारे वोक्स के एजेंडाज है, ये केवल आईब्रोज नहीं काटूंगी ये नहीं, बगल के बाल नहीं काटना ये भी। आप कई सारे फेमिनिस्टों के फोटोज़ मिल जाएंगे जो अपने बगल के बालों के साथ में ऐसे पोस्ट करते हैं, ये भी उनका एजेंडा है। फ्री द निप्पल भी उनका एजेंडा है। यहाँ पर तो केवल ब्रा नहीं पहनूंगी ये उन्होंने एक बच्ची को बोलते हुए दिखाया है। तो लिबरल्स और वोक्स और एलिट्स चाहते हैं कि ये बातें प्रमोट हो फिल्मों के माध्यम से, बस ये फिल्म सही से प्रस्तुत नहीं कर पाई उन बातों को, ये उनकी प्रॉब्लम है। चलिए, ये विषय तो इतना बड़ा है कि इस पर घंटों तक बात की जा सकती है। कुल मिलाकर थैंक यू फॉर कमिंग देखने के बाद में मुझे तो भाई इस फिल्म के मेकर्स पर बस दया आ रही थी। मैं इस फिल्म को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया है। फिल्म में डायरेक्ट न्यूडिटी नहीं है, पर आपको ढेर सारी अश्लीलता, फूहड़ता, गाली गलौज और जो बातें ये फिल्म प्रमोट करती है वो तो इतनी घटिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। पर मैं इतना अवश्य कहूँगा कि ये जो बातें मैंने आपको बताई वीडियो में, ये बच्चों को बताइए, सिखाइए, समझाइए, पहले से उनको तैयार करिए इसका सामना करने के लिए, क्योंकि हम कोई जंगल में नहीं रहते। ये सारी बातें उनके सामने आएंगी कहीं ना कहीं से, तो उससे पहले वो इतने दृढ़ हो, अपने स्टैंड पर क्लियर हो इतने कि ये बातें उनको परेशान ना करे या उनको विचलित ना कर पाए। तो बच्चों के साथ में इन सब विषयों पर बात करिए जो मैंने इस वीडियो में बताई है। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को बर्बाद करने वाले बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो चाहते हैं बच्चों को बर्बाद करना। उससे पहले आप उनको बचाइए उनसे। जय श्री राम, वंदे मातरम।